देश की राजनीति की जब बात की जाती है तो सबसे पहले यही बोला जाता है कि एक दिन एक ऐसा मोड़ आएगा हिंदुस्तान की राजनीति में कि एक युवा, पढ़ा लिखा युवा राजनीति की वो दौर संभालेगा। हम यही एक्सपेक्ट करते हैं और हर बार ये एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि एक युवा ही बदलाव करेगा। तो इसीलिए यूथ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और एक यूथ की पॉलिटिक्स सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलती है हमें? और उसका गढ़ है दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसमें डूसू है। डूसू यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन। और यहीं पर सबसे बड़े तबके के स्टूडेंट्स के बीच में एक छात्र नेता यहाँ पे उभरता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स देखना अपने आप में बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो जाता है जब हम ये देखते हैं तो। अब उसी चीज़ों के बीच हम अपने इंटरनेट में आजकल बहुत देख रहे हैं कि वीडियोज़ वायरल हो रही हैं, छात्र नेता की वीडियो वायरल हो रही है, प्रेसिडेंट की वीडियो वायरल हो रही है। तो काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से मोड़ ले लिया है कि स्वयं अपोज़िशन के जो लीडर हैं, राहुल गांधी, वो भी अभी कुछ दिन पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी विज़िट करने आए थे। उसी के बीच लेकिन ये है कि पक्ष-विपक्ष की लड़ाई तो चल ही रही है। हमारे साथ इस पॉडकास्ट में मौजूद होंगे एबीवीपी के छात्र नेता और उनसे हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स के बारे में और किस तरीके से ये पॉलिटिक्स मोड़ ले रही है। जब युवा एक तरीके से राजनीति में घुसता है, तो क्या-क्या उसकी सोच होती है। तो इन सब पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में जो कि सारी वीडियोज़ आजकल इंटरनेट पे आप अपने फ़ोन पे देख रहे होंगे। तो चलिए बात शुरू करते हैं एबीवीपी के कैंडिडेट ऋषभ चौधरी से। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है, हाउ इट इज़ टू बी कि आप एक यूथ लीडर हैं। कैसा लगता है एक यूथ लीडर होना और कितनी मतलब ज़िम्मेदारी वाला काम है? देखिए बहुत ज़िम्मेदारी वाला काम है। स्टूडेंट्स की कॉल आती हैं, उनको रिस्पॉन्स करना पड़ता है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट 1,40,000 स्टूडेंट्स हैं, जो कुछ डूसू के अंडर आते हैं, कुछ डूसू के अंडर नहीं आते। फिर भी उनके मैसेजेस देखने पड़ते हैं, रिक्वेस्ट चेक करनी पड़ती हैं, लोगों को बोलना पड़ता है कि कोई मैसेज आए, कुछ आए, तो मेरे को बताना, मेरा नंबर शेयर कर देना। ये सारी चीज़ें उनको रिस्पॉन्स करना पड़ता है। टाइम टू टाइम उनकी कई बार वो बोलते भी अभी भैया इस कॉलेज में हूँ, इस कॉलेज में आ जाओ या मैं दिल्ली में नया हूँ, मुझे नहीं पता, कहाँ मिलने आऊँ, कैसे क्या करूँ? तो उनको गाइड भी करना पड़ता है, उनसे मिलना भी पड़ता है, उनकी परेशानियों को जानते भी हैं, समझते भी हैं और उनकी समस्याओं को लेके पूरे ड्यू के अंदर जाना भी पड़ता है, ऑफ़िसेज़ में, हर जगह। तो बहुत ज़िम्मेदारी वाला काम है, सबको रिस्पॉन्स करना पड़ता है, अगर ना करो, तो फिर बेहतर नहीं रहता। एक जब हम बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलेक्शन के बारे में, वन ऑफ द इंडिया की सबसे बड़ा इलेक्शन माना जाता है स्टूडेंट के दर पे यहाँ वर्ल्ड पे। का। हाँ, वर्ल्ड पे आज आप डिनोट कर रहे हैं तो अ, आपने एक्सपीरियंस किया ये पूरा इलेक्शन, आप उसमें खड़े रहे, आप कैंडिडेट रहे और कैसा होता है अगर आप मुझे वॉक अराउंड कराएँ मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी का इलेक्शन क्या वाइब देता है और मतलब कितना इम्पोर्टेंट रहता है? दिल्ली यूनिवर्सिटी को आप मिनी इंडिया कह सकते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में आते हैं बाहर से पढ़ने और मेरे हिसाब से भारत के हर कोने से छात्र, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो पंजाब हो या कोई यूनियन टेरिटरी हो, सब स्टूडेंट आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलग-अलग कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, पढ़ते हैं, वहाँ रहते हैं। तो वहाँ पे कोई भी नैरेटिव पूरे ही इंडिया के अंदर पूरे इंडिया को टच करता है और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वहाँ पे क्या नैरेटिव चल रहा है। वो नैरेटिव एज़ इन कोई भी नैरेटिव अ, लेफ्ट का नैरेटिव हो सकता है, झूठे नैरेटिव्स हो सकते हैं। भारत के अंदर प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स के बीच में क्या चल रहा है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी तय करती है और क्या सही है स्टूडेंट्स के लिए, क्या गलत है। वो नैरेटिव्स भी वो मैसेज भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही ऑलमोस्ट पूरे भारत में जाते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है दूसरे चुनाव पूरे ही भारत में, पूरे आने वाली राजनीति में सारे अहम मुद्दों को लेके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नहीं, महत्वता तो चलिए मानते हैं डीयू की यूनिवर्सिटी की। मैं बस जानना चाह रहा हूँ कि कैसा एक माहौल-सा क्रिएट होता है वहाँ पे कि जितना मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे बताता हूँ, जितना हमने रील्स में देखा है, हमने सब में देखा है, तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारी गाड़ियाँ हो रही हैं, लार्जर दैन लाइफ चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं। मतलब एक तरीके से जितना इंडिया के इलेक्शन में कभी नहीं होता है, वैसा कुछ एक तगड़ा ही माहौल कर दिया जाता है। तो उस माहौल को मतलब इतना लार्जर दैन लाइफ क्यों? स्टूडेंट स्तर पर। हुँ, क्या है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 100 प्लस कॉलेजेस हैं। उनके अंदर मैं दोबारा आपको पॉइंट आउट करता हूँ, 1,40,000 प्लस स्टूडेंट है। उसमें इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, जब वो स्टूडेंट्स अपने एक लीडर को चूज़ करते हैं, तो सभी आते हैं और जब भी इतनी बड़ी गैदरिंग होती है, तो
अब कन्वेंस से आते हैं तो अपने आप गाड़ियाँ हो जाती हैं, अपने आप ही माहौल हो जाता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो हमारे हाथ में नहीं होता, वो हमारी मेहनत के ऊपर होता है कि कितने कितने स्टूडेंट्स आपके साथ हैं, कितनों के लिए आपने आवाज़ उठाई, कितनों की आपने मदद करी, कितने आपको अपना लीडर मानते हैं। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या माहौल किसी कैंडिडेट का होता है। आप अपनी जर्नी मेरे को बता दीजिए कि आप कब कौन-सी ईयर में डीयू में आपने एडमिशन लिया था, किस कोर्स में लिया था और कैसे राजनीति पे फिर आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? अ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी 2018 में पहली बार आया था, और जब मैं एज़ अ स्टूडेंट डीयू के अंदर एडमिशन लेने आया था, उस टाइम कट ऑफ्स आती थी। तो कॉलेज सीनियर्स मेरे पहले से कॉलेज में थे, और जब मैं कॉलेज में गया भी, तो वहाँ पे मेरे को एवीपी के स्टूडेंट्स भी मिले गेट पे ही। तो उन्होंने भी काफ़ी मदद करी। उस टाइम पे बहुत लंबी लाइनें लगती थी, कट ऑफ्स जब आती थी। उसके बाद एक प्रोफ़ेसर होते थे, वो डॉक्यूमेंट वेरीफ़ाई करते थे। हर प्रोग्राम के अपने एक प्रोफ़ेसर अपॉइंट होते हैं कि इस प्रोग्राम में ये वाले प्रोफ़ेसर डॉक्यूमेंट वेरीफ़ाई करेंगे। तो वो हमारी मार्कशीट के ऊपर कैलकुलेट करते थे कि कट ऑफ के अकॉर्डिंग हमारे मार्क्स हैं या नहीं है, या कट ऑफ से ऊपर भी अगर मार्क्स है तो उस कट ऑफ में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो उसके बाद वो कैलकुलेट करते थे, वेरीफाई करते थे, साइन करते थे, उसके बाद एक विंडो पे हमें वो सबमिट करने होते थे। जब हम विंडो पे सबमिट कर देते थे, उसके बाद एक फीस लिंक आता था, हम फीस पे कर देते थे, उसके बाद मेल आती थी कि आप ऑफिशियली ड्यू के स्टूडेंट हो गए हो। तो मैं 18 में दिल्ली यूनिवर्सिटी आया, उसके बाद मैंने एडमिशन लिया अपना। फिर उसी साल मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किए, उसी साल? उसी साल और सेंट्रल काउंसिलर पोस्ट पे। पार्टी पार्टी कौन-सी? मैं शुरू से विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूँ, अच्छा, पहले स्टार्टिंग दिन से। से। क्योंकि वो आपको एडमिशन में ने हेल्प करी थी आपकी। हेल्प करी थी, उसके बाद कॉलेज में थोड़ा ही टाइम हुआ था, 10 ही दिन हुए थे। तो फिर एक अब तो हम बहुत ज़्यादा समय हो गया है कार्यकर्ता रहते हुए। उस समय हमारे लिए होता था कि हमने एवीपी की मेंबरशिप ली है। उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे? ड्यू के हाँ। ड्यू के प्रेज़िडेंट उस टाइम पे अंकित बसोया थे। अच्छा। हाँ, तो उस टाइम जब मैं सेंट्रल काउंसिलर बना, जब वो बने थे। तो मैंने मेंबरशिप ली एवीपी की। उसके बाद हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती थी, हम एक ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं। मेंबरशिप मतलब एनरोलमेंट कैसे होता है? ये मेंबरशिप अ, के बारे में बताओ आप। उस टाइम पे हम ऑफ़लाइन होती थी मेंबरशिप, ठीक है, एक स्लिप होती थी ठीक। ₹5 की, वो आपको कटवानी होती थी। वो स्लिप कटवा के आपको स्लिप मिल जाती थी कि आप, रजिस्ट्रेशन हो हाँ, गया आपका। रजिस्ट्रेशन हो गया आपका, और वो डाटा संगठन के पास चला जाता तो था। पेड वो होती थी? हाँ, वो पेड ₹2 की भी थी एक बार, ₹5 की भी थी एक बार। तो एक छोटा-सा अमाउंट होता है कि स्टूडेंट भी थोड़ा-सा को लगे कि हाँ, ठीक है, मैंने मेंबरशिप ली है। आज की डेट में क्या है ये मेंबरशिप? ये मेंबरशिप अब भी ऐसी ही है, ₹10-15, ₹5, ऐसी ही है मेंबरशिप। वो कम-ज़्यादा करते रहते हैं जैसे-जैसे चीज़ें होती रहती हैं। फिर जैसे ही कोरोना आया था तो वो ऑनलाइन कर दिया था मेंबरशिप। ऑनलाइन ही चल रही है अभी हमारी मेंबरशिप। अच्छा, अभी भी ऑनलाइन हाँ, है। ऑनलाइन ही चल रही है मेंबरशिप हमारी। हाँ, फिर मेंबरशिप के बाद क्या प्रोसेस होता है? मेंबरशिप के बाद मैं कार्यकर्ता बन गया, तो शुरू से ही थोड़े से एक्टिव थे। तो धीरे-धीरे सीनियर्स ने कहा कि तेरे को लड़ना चाहिए, तू फर्स्ट ईयर में आया है और अभी इतना सीख गया, सबकी मदद कर रहा है, अगली कट ऑफ्स में मदद भी कर रहा है। वो प्रोसेस बहुत जल्दी समझ में आ गया कि कैसे किसके पास ले जाके वेरीफाई करवाना है। दूसरा क्या था, शुरू से ही फ्रेंडली थे, तो सारे सीनियर्स के साथ भी एक अच्छा माहौल हो गया था। उन्होंने कहा कि ठीक है, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और हम चाहते हैं कि तू हमारे पैनल में लड़े। उस टाइम हमारा पैनल होता है, कृष्णा वर्मा प्रेज़िडेंट था, वो मेरा सीनियर था, और वो गोरखपुर से आते थे। अच्छा। हाँ, तो आप ये देख सकते हैं कहाँ गोरखपुर है, कहाँ हरियाणा है। नहीं, नहीं, हाँ, बताइए। और हमारी कनेक्टिविटी आज तक इतनी अच्छी है, हम फ़ोन पे बात करते रहते हैं, कभी भी फ़ोन आ जाता है। एक और सीनियर थे उत्कर्ष, वो भी गोरखपुर के थे। वो आज यूक्रेन है, उनका मतलब पढ़ाई भी उन्होंने बाहर से करी उसके बाद, ग्रेजुएशन के बाद से, और अभी जॉब भी कर रहे हैं, वो यूक्रेन में ही कर रहे हैं। उनका आज भी फ़ोन आता रहता है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो ड्यू के अंदर इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि इतनी दूर-दूर के अलग-अलग कल्चर्स के 2 स्टूडेंट इतने घुल-मिल जाते हैं, इतने लॉन्ग टर्म उनका रिलेशन चल जाता है कि जिसकी कोई हद नहीं।
लेकिन दूर-दूर से लोग आने के बाद भी डोमिनेशन क्यों ऐसा है कि हरियाणा से या फिर हम कहें कि मतलब वो रहता है ना कि जाट, गुर्जर में से ही कोई प्रेसिडेंट बनता है? देखिए, उस चीज़ में क्या है कि थोड़ा तो जाट, गुर्जर और इन चीज़ों को मैं नकार भी नहीं सकता, कि मैं नकार जाऊँ कि ऐसा नहीं होता। होता है ऐसा, जो स्टूडेंट एक्टिवली पार्ट लेगा, वो उस वो तो आगे जाएगा ही। अब जाट हो चाहे गुर्जर हो, एक्टिवली पार्ट ले लेते हैं, तो इसलिए वो मतलब उनके सपोर्टर्स जल्दी आ जाते हैं हाँ, उनसे। जल्दी आ जाते हैं सपोर्टर्स, तो इसलिए वो लड़ते हैं। उसके बाद मैं कॉलेज में इलेक्शन लड़ा, सेंट्रल काउंसिलर की पोस्ट पे, हमारा पूरा पैनल सातों सीटें हमने जीती, अच्छे मार्जिन से जीती। मैं सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीता था उस टाइम पे। फर्स्ट राउंड में मैं क्लियर जीत गया था, सेकंड राउंड की काउंटिंग तो देखी ही नहीं थी मैंने। अच्छा, पहले ही उसमें एक तरफा फर्स्ट जीत। राउंड में ही 2 राउंड होते थे, एक बीए का और बीए के साथ ही ऑनर्स का भी हो जाता था और एक बीकॉम का। हमारे कॉलेज में उस टाइम साइंस डिपार्टमेंट नहीं था। बीकॉम और बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स, ये 3 डिपार्टमेंट थे। तो फर्स्ट राउंड में ही क्लियर हो गया था मेरा, तो इसलिए सेकंड राउंड तक तो पहुँचे ही नहीं। तो उसी टाइम मैं जीत गया था 400, मतलब गर्व तो हुआ 500। होगा ना, ये मैंने पहले ही अपने उसमें एक बढ़िया जीत दर्ज कर दी। वो मेहनत थी, जो फर्स्ट ईयर में मेरे दोस्त बने, पहले दिन जो अच्छा, मेरे ये दोस्त आपने बने सेकंड ईयर में जीता या आपने फर्स्ट ईयर में ही फर्स्ट जीता? ईयर में फर्स्ट ईयर में ही जीत गया फर्स्ट था। ईयर में अच्छा, फर्स्ट ईयर में एनरोल होके हाँ, हाँ, आपने सीधा इलेक्शन। हाँ। तो मतलब कोई फ्रेशर है तो वो सीधा छात्र संघ में घुस सकता है? उसके क्राइटेरिया हैं, जा सकता है, कुछ पोस्टें ऐसी होती है जिन पे वो लड़ सकता है। कॉलेज वाइज़ हर कॉलेज के अपने कुछ रूल्स हैं। जैसे किसी कॉलेज में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट प्रेज़िडेंट नहीं लड़ सकता, किसी कॉलेज में लड़ सकता है। तो ऐसे हमारे कॉलेज में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट सेंट्रल काउंसिलर की 2 पोस्ट होती हैं, वो लड़ सकता है, जॉइंट सेक्रेटरी लड़ सकता है, ट्रेज़रर लड़ सकता है। ओके। वाइस प्रेज़िडेंट भी लड़ सकता है, सेक्रेटरी और प्रेज़िडेंट नहीं लड़ सकता। तो हर कॉलेज के अपने-अपने रूल हैं। तो उस टाइम पे मैं सेंट्रल काउंसिलर के लिए आगे किया, जीत गए। फिर उस दिन के बाद से स्टूडेंट्स के बीच में काम करा काफ़ी टाइम, फिर कोरोना आ गया, तो उस टाइम मैं प्रेज़िडेंट लड़ रहा था कॉलेज का, फिर कोरोना आ गया, तो नहीं लड़ पाया। फिर सीनियर्स ने कहा कि कोई बात नहीं, हमें कॉलेज तो है ही हमारे पास, हम यूनिवर्सिटी ट्राई करते हैं। फिर ओके। उसके बाद उन सब ने मिलके आगे करा और ऐसे ही सफ़र चलता रहा और काफ़िला जुड़ गया। काफ़िला जुड़ गया। सच में जुड़ गया आपके साथ तो काफ़िला। और जैसे अब है कि टोटल 4 पार्टियाँ मेरे ख़्याल से? हाँ, पार्टीज़ तो हैं, बहुत हैं, लेफ्ट्स की हैं 3-4, मेजरली तो 2 ही हैं। मेजरली 2 ही हैं, एबीवीपी एंड एनएसयूआई। क्या एक इत एक फ्रेशर के लिए इतना ज़रूरी है कि भई कॉलेज में एनरोल होने के साथ-साथ किसी पार्टी के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है? देखिए, किसी पार्टी के साथ जुड़ना ज़रूरी नहीं कहूँगा मैं, वो स्टूडेंट के ऊपर है कि उसको क्या पसंद आता है। बट मैं ये कहूँगा कि मैं एबीपी से जुड़ा, उसके साथ मेरी पर्सनैलिटी में, मेरे कॉन्टेक्ट्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया। स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, सारी चीज़ें हमारी वर्कशॉप्स होती हैं, साथ ही हमारे अधिवेशन होते हैं, उनके अंदर देश भर से लोग आते हैं, आपको लोगों से मिलने का मौका मिलता है, आपको अच्छी नेटवर्किंग का मौका मिलता है। तो मेरा ये मानना है कि विद्यार्थी परिषद इस चीज़ के लिए तो बेस्ट है। जो नेटवर्क विद्यार्थी परिषद का है, और किसी संगठन का नहीं हो एनएसयूआई नहीं सकता, है? कभी भी नहीं। जो वर्किंग स्टाइल हमारा है, हमारा ऑन ग्राउंड वर्किंग स्टाइल है। बाकी पार्टीज़ इलेक्शन में आती है, हम पूरे साल ऑन ग्राउंड रहते हैं कैंपसेज़ में। आप रात के 1 बजे भी अगर आर्ट्स फैकल्टी हो गए तो हमारा कोई कार्यकर्ता आपको मिल जाएगा। लाइब्रेरी से बाहर आता हुआ या फिर ऐसे ही टहलता-फिरता, क्योंकि कैंपस है तो लेट नाइट चलता है कैंपस थोड़ा, तो कोई ना कोई कार्यकर्ता हमारा मिल जाएगा। तब आप कह रहे हैं कि इतनी कोई अर्जेंसी नहीं है, कोई बिना पार्टी जॉइन करे भी सर्वाइव कर सकता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में? हाँ, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको अ, कोई मतलब ही नहीं होता, कॉलेज ही बहुत कम आते हैं। पर मेरा ये मानना है कि आप ड्यू का पार्ट हो, तो उसकी एक्टिविटीज़ में आपको पार्ट लेना चाहिए। चाहे वो और वो इसलिए ज़रूरी है कि आपकी जो ग्रोइंग हो रही है, ड्यू के अंदर कोई भी स्टूडेंट एडमिशन लेता है, तो वो इसीलिए लेता है कि आने वाले समय में इन फ्यूचर उसकी जो भी नेटवर्किंग हो, लाइफ़स्टाइल हो और जो बेसिक नीड्स होती है इंसान की,
सर्वाइव करने के लिए वो बहुत अच्छी हो जाती है। अगर मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी पार्टी की बात करूँ कि एबीवीपी में अगर कोई इंसान आज की डेट में जॉइन करता है, आज जेन ज़ीज़ किड अगर जॉइन करते हैं, तो उनको किस तरीके से नर्चर किया जाएगा एबीवीपी में? देखिए, स्टूडेंट जो हमारे में आते हैं, उसमें क्या होता है कि हमारे कार्यकर्ता इतने हैं, उन उनके टच में रहते हैं, उनसे बात करते हैं। तो ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं, ऐसे भी स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जिनके कोई दोस्त नहीं होते और वो विद्यार्थी परिषद में आ जाते हैं। उसके बाद उनको इतने दोस्त मिल जाते हैं जिसकी कोई कमी नहीं। और थोड़ा इंट्रोवर्ट स्टूडेंट्स होते हैं, वो थोड़े बोल्ड हो जाते हैं। तो डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी इन सब चीज़ों का पता भी नहीं चलता कभी। जो स्टूडेंट हमारे कार्यकर्ता हैं, उनको इन सब चीज़ों का कभी पता नहीं लगता। क्योंकि एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन उनको होता है, ऐसा मेरा मानना है कि जो स्टूडेंट थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं या अपनी बात किसी से कह नहीं पाते या फिर मानसिक दबाव में आते हैं, तो हमारे कार्यकर्ता घर तक जाते हैं। अगर कोई कार्यकर्ता फ़ोन नहीं उठा रहा, 1 महीना हो गया, तो फिर पता किया जाता है कि क्यों नहीं उठा रहा, क्या समस्या है? उसके घर तक जाने का प्रयास होता है कि सब ठीक है, सब अच्छा चल रहा है। अपने आप नहीं उठा रहा तो कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो हम उसके घर तक चिंतन करते हैं। दूसरी चीज़ उनके परिवार की उनके परिवार का हिस्सा बनने का प्रयास करते हैं कि कोई भी समस्या हो तो बिल्कुल आप बताओ हमें, चाहे पारिवारिक हो। ऐसा नहीं कॉलेज-कॉलेज तक का रिश्ता है। अगर पारिवारिक समस्या भी है तो भी हमारे कार्यकर्ता एक-दूसरे के लिए जाके खड़े होते हैं। अभी जब आप ये 2024 वाला आपने इलेक्शन लड़ा, कितने टाइम से इसकी कैंपेनिंग चल रही थी आपकी? और आपके मैनिफेस्टो में क्या था जब आप लड़े? देखिए, मेरी तैयारी तो काफ़ी लंबे समय से थी, अभी पर ड्यू कोरोना के में टाइम से आपको बोल हाँ, दिया था कि प्रेसिडेंट के लिए लड़ो। नहीं ऐसा कुछ हमारे में कभी नहीं बोलते कि आप प्रेज़ेंट लड़ोगे। हुँ, हुँ। ठीक है, आप मेहनत करो, बाकी कार्यकर्ता भी मेहनत करेंगे। जो हमें बेस्ट लगेगा, वो कंटेस्ट करेगा, जो सूटेबल होगा। कोई शर्त नहीं होती, कोई वादा नहीं होता, कुछ नहीं होता। मैंने 2023 में तैयारी करी। ठीक। मेरे को नॉमिनेशन से 2 दिन पहले बोला कि नेक्स्ट ईयर करना, इस ईयर नहीं। आपकी पार्टी ने, हाँ, मैंने कहा ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने अगले साल दोबारा करी। तो रीज़न कुछ नहीं? रीज़न कुछ नहीं, बोल दिया तो बोल दिया। ठीक। हुँ। हमारा इतना ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है एक-दूसरे के लिए कि अगर मेरे लिए कुछ सोचा है तो अच्छा सोचा होगा, तो उसके ऊपर रीज़न कुछ नहीं होता। हाँ, थोड़ा दुःख होता है कि मना कर दिया और ये सब चीज़ें, पर कहीं न कहीं एक विश्वास भी होता है हुँ। कि मना करा है तो हाँ भी यही करेंगे। अच्छा, डिसीजन मेकर्स कौन होते हैं? डिसीज़न मेकर्स कमिटीज़ होती हैं हमारी पूरी, जो एक चुनाव समिति के नाम से कमेटी बनती है, उसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं। वो तय करते हैं कि कौन बेहतर बेहतर रहेगा, इस समय सूटेबल रहेगा, किसको हमें अपना चेहरा बनाना चाहिए अभी। चेहरे तो सभी हैं, पर इलेक्शन के अंदर किसको चेहरा बनाना चाहिए। तो वो कमेटी तय करती है, जो कमेटी का होता है, उसको स्वागत करते हैं हम। और फिर उसके बाद मना करने के बाद जो ड्यूटीज़ हमें मिलती हैं, वो ड्यूटीज़ भी हम करते हैं। मेरे को मना किया, तो कह रहे अब क्या करेगा? मैंने कहा मैं बहुत थका हुआ हूँ, मेरे को हुँ। 1 दिन का रेस्ट दे दो। हाँ, कह रहे ठीक है, जब फ़ोन करूँगा जब आ जाइयो। मैंने ठीक है जी, आ जाऊँगा। कह रहे 1 दिन जा रेस्ट ले ले। मैंने आराम से सबने नॉमिनेशन वगैरह करी, हुँ, हुँ। उसके बाद विथड्रॉल हुए, कैंडिडेट फाइनल हुए। मेरे पे फ़ोन आया शाम को 6 बजे, कहाँ हैं? मैं घर हूँ। कह रहे आजा। मैं 2 घंटे बाद पहुँच गया। कह रहे क्या ड्यूटी लेगा? मैंने कहा मैं क्या लूँगा, जो देनी है आप दे दो। मेरे को तो काम करना है, मैं तो करूँगा। मेरे को जो काम आप बता दोगे वो करूँगा। तो कहते ठीक है, तो कल से इन दोनों के साथ रहना है। 2 कैंडिडेट थे, उनके हुँ। साथ रहना है। अच्छा, मैंने ठीक है। कैम्पेनिंग में? हाँ, कैंपेनिंग में। हुँ, हुँ। तो उनके साथ रहा पूरी कैंपेनिंग में। जब तक वोटिंग जिस दिन वोटिंग थी उस दिन शाम के 6 नहीं बज गए थे, मैं उनके साथ ही रहा। हाँ, जबकि जैसे छुट्टी में थे आप? हैं? जबकि छुट्टी में थे आप? नहीं, नहीं मैंने 1 दिन की छुट्टी खुद माँगी थी। अच्छा। क्योंकि क्या होता है कैंपेनिंग के टाइम पे वेट लूज़ हो जाता है कैंडिडेट का, गला बैठ जाता है और भी कई चीज़ें हो जाती हैं, तो सो नहीं पाते, मतलब नींद पूरी नहीं हो पाती। तो कई बार कैंडिडेट ना
जैसे कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है तो हाँ करता रहेगा। पर थोड़ी मतलब ऐसा हो जाता है कि तो सुन सुन ज़ोन में नहीं हाँ, रहते, ज़ोन में नहीं ज़ोन रहता आउट हो कैंडिडेट। जाते हैं हाँ, थोड़ा-सा। ज़ोन आउट हो जाता है कैंडिडेट। तो उसके लिए एक दिन मैंने कहा 1 दिन दो, उसके बाद मैं अगर आगे कोई ड्यूटी निभानी है, मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी तो उसको ढंग से तो निभाऊँ। तो इसलिए 1 दिन माँगा मैंने, उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि अब आ जाओ ड्यूटी करो, तो मैंने ड्यूटी करी। फिर 24 में मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किए, तैयारी थी पूरे साल की। नहीं, मैं क्यूरियस हूँ आपका मैनिफेस्टो जानने में, मतलब 24 में क्या मैनिफेस्टो रखा था आपने? हमारे मैनिफेस्टो में बहुत सारी माँगें थी, मुख्य माँगें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक। ड्यू के अंदर क्या मुख्य माँगें रही हैं हमारी कुछ, हेल्थ सेंटर के, कि हर कॉलेज में एक हेल्थ सेंटर हो, जिसमें अ, जैसे आपने भी जेन ज़ी स्टूडेंट्स के ऊपर बोला, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, उनको लेके एक डॉक्टर हो, एक गायनेक हो, और वैसे भी डॉक्टर हों 24/7 ऊपर। तो हर कॉलेज में, हर कैंपस में हो। क्या है, हमारे 3-4 मुख्य कैंपस है, हुँ, उन सब हुँ। में तो कई अभी कहीं नहीं है? नहीं, अभी हमने करे। अभी हुए हैं? हाँ, हुए हैं। हमने काम करा अपनी हुँ, हुँ। मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग। नॉर्थ कैंपस में LC1, जो हमारा LC1 सेंटर है, उसकी पार्किंग में नीचे हैगा, अच्छा, और हेल्थ सेंटर है, वो ऑपरेशनल है अभी? ऑपरेशन में है। ठीक है। और हमारी एक माँग ये भी थी कि नए हॉस्टल्स बने, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। हमारी एक माँग थी स्टूडेंट सेंटर, वो भी कंप्लीट होने वाला है। ठीक है। तो ऐसी तो हमारी 3-4 स्टूडेंट मुख्य। सेंटर एज़ इन? स्टूडेंट सेंटर क्या था कि स्टूडेंट्स को कमला नगर जाना पड़ता था। जैसे कोचिंग के लिए? कोचिंग के लिए नहीं, क्या होता है, क्लासेस के बीच में गैप होता है, तो कई स्टूडेंट्स को घूमना-फिरना होता है। कमला साइड जाना होता है, लंच करना होता है, कॉफ़ी पीनी होती है, तो उसके रिलेटेड वो स्टारबक्स चले जाते हैं। अपना-अपना जिस हिसाब से जाना चाहें वो, कई कोई मैकडी चला गया, कोई डोमिनोज़ चला गया, कोई स्टारबक्स चला गया, या फिर कोई कहीं और किसी आउटलेट पे चला गया। तो स्टूडेंट सेंटर में क्या है, यूनियन ऑफिसेज़ भी वहीं होंगे, कैंटीन्स भी वहीं होंगी, आउटलेट्स भी वहीं होंगे, और साथ-साथ कुछ इंडोर टाइम के लिए, हाँ, मतलब फूड कोर्ट। फूड कोर्ट भी होगा, प्लेनिंग गेमिंग ज़ोन भी हुँ। प्लान किया हुआ है उसमें। ऐसे करके वो भी था, अभी उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है, कंप्लीट हो जाएगी अगले साल। अच्छा, वो ऑलरेडी आप लोगों ने काम करना शुरू हाँ, कर दिया उसकी इसमें। कंस्ट्रक्शन चल रही है, वो अगले साल कंप्लीट हो जाएगी। तो ऐसी हमारी कुछ मुख्य माँगें थी, मैनिफेस्टो तो बहुत बड़ा था हमारा। अच्छा। क्या आपको क्या लगता है पर्टिकुलर आपका रीज़न कि किस वजह से आप प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए रह गए? किस वजह से? प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए आप रह गए? देखिए क्या है कि जो नैरेटिव है ना, वो नैरेटिव में ऐसे क्रिएट किया गया है कुछ टाइम से सोशल मीडिया पे, कि कोई स्टूडेंट 6 महीने में आ रहा है और वो जीत गया। खाली झूठा नैरेटिव। दिल्ली यूनिवर्सिटी में के पूरे इतिहास में कितने लाखों स्टूडेंट पास आउट होके चले गए। तो उनको क्या पानी नहीं मिला? या वो पानी पी के सब बीमार हो गए? सडनली किसी ने मटका उठाया, कहा मैं पूरे ड्यू को पानी पिलाऊँगा। दिल्ली विश्वविद्यालय देश का सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर पानी नहीं है। ये आप मान सकते हो? मैं ये सवाल आपसे करता हूँ, आप मान सकते हो? नहीं, होनी चाहिए, वाटर कितने फैसिलिटीज़ तो होनी चाहिए। कितने आईएएस, आईपीएस, कितने जजेस और अलग-अलग फ़ील्ड के जो चार्म है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं। वो सब प्यासे गए हैं क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी से? उनको पानी नहीं मिला। तो एक झूठा नैरेटिव क्रिएट किया गया, और उस झूठे नैरेटिव को फर्स्ट ईयर को टारगेट कराया गया कि मैं ये काम कराऊँगा, मैं वो काम कराऊँगा। और जबकि उन बेबुनियाद काम सारे, 4 मटके कहीं रख दिए। मेरे को ये नहीं समझ आता मटकों से कौन पानी पी रहा है स्टूडेंट? वाटर कूलर्स हैं डीयू में पहली। मैं फर्स्ट ईयर में आया था पहले दिन एडमिशन लेने, उस दिन भी वाटर कूलर था, और मैं आज भी प्लेस बता सकता हूँ कहाँ था। उसमें इतना ठंडा पानी था, मैंने गर्मी है, मैंने यार बीमार पड़ जाऊँगा ठंडा इतना ठंडा पानी पी कर। और एक साइड नॉर्मल पानी था। मेरे कॉलेज में घुसते ही गेट से लेफ्ट होते ही एक फोटोकॉपी की शॉप है,
उसके बराबर पेड़ है, पेड़ के नीचे वाटर कूलर है, और वो उस टाइम भी ऑपरेशनल था। तो एक ऐसे झूठे नैरेटिव्स को क्रिएट करा गया, उसके बाद स्टूडेंट्स की आंखों में पट्टी बांधी गई। तो एक ये सबसे बड़ा रीज़न रहा। ठीक। मतलब आप जो आपने ये नैरेटिव्स की बात छेड़ी है और ये मटका वाली बात छेड़ी है, तो मुद्दे पे आते हैं डायरेक्ट। करंट डीयू प्रेसिडेंट और रौनक खत्री, कैसे मतलब आपके कैसे संबंध हैं उनसे? मेरे कोई खराब संबंध नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे कोई निजी संबंध खराब हों या और कुछ हो। वो अपने विचारों के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, मैं अपने विचारों के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ। दोस्त हैं, बातचीत होती है? बातचीत ऐसी खास नहीं होती, कभी मिल जाते हैं या टकरा जाते हैं तो हाय हेलो हो जाती है। बाकी और कोई बातचीत नहीं होती उससे। इलेक्शन से पहले? इलेक्शन से पहले भी ऐसे ही था। क्या है, कभी सीरियस कैंडिडेट में काउंट नहीं था वो। ओके। हाँ, मतलब एनएसयूआई के भी किसी सीरियस कैंडिडेट में काउंट नहीं था वो। तो वो कभी इतना और बहुत कम टाइम ड्यू में रहा, मात्र 6 महीने ही एक्टिव रहा ड्यू में। बाकी जो एक्टिव स्टूडेंट लीडर्स हैं, उन सबसे अच्छे संबंध है, मिलना होता रहता है, आज भी फोन आ जाते हैं। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी, किस पार्टी से हो? नहीं, पार्टी, देखिए हमारा मानना क्या है कि पार्टीज की विचार अलग हैं, ठीक है, पर हम कभी भी किसी इंसान को टारगेट नहीं कर सकते उन विचारों को लेके। तो हम अगर कोई इंसानी रूप से देखा जाए, कोई मिलता है हेलो करता है, तो हम भी अच्छे से करते हैं। किसी के घर के फंक्शन के कार्ड आते हैं तो वहाँ भी पहुँचते हैं। तो उस चीज़ों में कोई परेशानी नहीं है, हमारी कोई निजी लड़ाइयाँ नहीं है। हमारी लड़ाई विचारों की है और हम उन्हें विचारों से ही लड़ते हैं। ऐसे नहीं है हम किसी के दुश्मन है कोई एक दूसरे के। कोई भी स्टूडेंट लीडर पूरे ड्यू में, चाहे वो किसी भी विंग का हो, खाली लड़ाई विचारों की है, और कोई लड़ाई नहीं। विचार एज इन की, अभी एक हफ्ते पहले कुछ आपके अकाउंट में एक वीडियो आपने डाला जिसमें एक लड़का है शायद, इफ आई मयंक, एम मयंक, मयंक नाम है आपका। मामला समझाओगे आप मुझे कि क्या हुआ था क्या एक्चुअल हुआ? में? क्योंकि बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी हुँ, स्टेटमेंट दोनों एंड से आई हैं इसमें। हुँ। हम्म। बेसिकली क्या है, मयंक मेरे को बहुत लेट टच करा मयंक ने मेरे को। दूसरा क्या है, एक और ऐसा क्रिएट हो गया था, वो सेकंड ईयर का स्टूडेंट है, बीकॉम का। उसने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया, जो एक मैं उस स्टूडेंट की बहुत अच्छी बात मानूँगा कि उसने एक स्टार्टअप इस उम्र में स्टार्ट किया। उसका माइंडसेट है, बिज़नेस ओरिएंटेड उसका माइंडसेट है। तो उसने स्टार्टअप स्टार्ट किया, उसने एक कार्ट लगाने की सोची कि मैं अपनी कार्ट लगाऊँगा और इसको एक्सपेंड करूँगा बिज़नेस को। और इवन उनके पास एक बैटरी खरीदने के पैसे नहीं थे। तो उसका एक दोस्त और है, उसने बीटेक वीटेक करी हुई है, इंजीनियरिंग वगैरह का स्टूडेंट है, बट वो ड्यू का नहीं है। उन तीनों ने इकट्ठे होके बैटरी बना दी, उस बैटरी पे अपनी कार्ट चला रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, वो लोन लेते हैं 1 लाख रुपए का एक ऐप से। अच्छा। मेरे प्रूफ है उन सारी चीज़ों के। वो एक ऐप से लोन लेते हैं हम्म। अपनी डिग्री के ऊपर, स्टूडेंट्स मिलके। ठीक है। ऐसे ऐप हैं कितने आज, स्टूडेंट है? 3 है वो। ओके। हाँ, कुछ उसमें से उसके सीनियर है मयंक के, और मयंक शायद सब में जूनियर है उनमें। ठीक। तो वो एक ऐप से अपनी डिग्रीज़ के ऊपर लोन लेते हैं, लोन लेने के बाद वो एक कार्ड स्टार्ट करते हैं। का डिग्री के ऊपर लोन? हाँ, ये ऐप्स आ रखे हैं। आधार कार्ड, डिग्री, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लोन मिलते हैं स्टूडेंट्स को। तो ये मैंने पहली बार छोटे सुना। अमाउंट पे लोन हम्म। मिलते हैं। अच्छा, 1 लाख की अमाउंट इन्हें रेस कर ली वहां से? हाँ, रेज़ कर ली इन्होंने, हम्म। और भी सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के। उसके बाद क्या होता है, 1 लाख रुपए में से ये, उसने बाकायदा बोला भी है कि मेरे को रील देख के लगा कि बहुत अच्छे होंगे हमारे प्रेज़िडेंट साहब, तो उनके पास गए। उनके साथ एक लड़का है हर्षित, उसने कहा बुके-वुके लेके आना है और ऐसे-ऐसे मिलना है। पूरी स्टोरी जो आपको मैं खुल के बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। वो बुक कह रहा है बुके तो नहीं, मैं बुक ले आता हूँ। वो बुक लेके जाके मिला। हम्म। उसने बुक-वुक दी, फ़ोटो-वोटो खिंचवाई। उसके बाद उसने कहा भैया मेरे को एक काम करना है, ऐसे-ऐसे कार्ड लगानी है। हम्म। उसने कहा लगा ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बाकी इससे बात कर लियो, ये बता देगा कैसे लगेगा, हम्म। और जो ये कहे वो करना है। उसने कहा ठीक है भैया। ये यानी कि हर्षित? हाँ, हर्षित। ठीक है। तो उसको बैंक को कहा 50,000 रुपए तो हमको देगा हर मंथ। ओके। उसके बाद उसने कहा अच्छा भैया। उसने कार्ड वार्ड रेडी करा ली। उसने कहा भैया मैं 50 तो नहीं दे पाऊंगा, मेरे पे पैसे ही नहीं बचे, मैंने कार्ड रेडी करवा ली, मैंने 1 लाख का लोन लिया था। तो उन्होंने कहा ठीक है।
तू अभी क्या देगा? अभी कितने हैं तेरे पास? कह रहा भैया मेरे पास 12,000 है, मैं वो दे देता हूँ आपको। उन्होंने कहा चल अभी दे दे, बाकी इंस्टॉलमेंट में दे दियो, पूरे 50 पूरे मंथ में तू कमाएगा जब इंस्टॉलमेंट में दे दियो। उन्होंने कहा ठीक है भैया मैं दे दूंगा। तो उसके बाद क्या हुआ, उसने कहा भैया कहाँ देने आना है, यूपीआई कर देता हूँ या तो मैं आपको। कह रहा यूपीआई नहीं, कैश लेके आओ, कैश लेके आओ। तो वो पटेल चर्च पे जाके उसको 12,000 रुपये कैश दे के आ गया। उसके बाद क्या हुआ, वहां तक उसको प्रॉब्लम नहीं थी। जब रोज रोज उसको उसका शोषण होने लगा, उसके ऑफिस में रोज 20 से 30 कॉफी चली जाती जिनके रुपए नहीं मिलते। वो कह रहा जो कमाना था वो तो इस ऑफिस में चला गया, अब मैं कहाँ से कमाऊंगा? फिर भी ये पैसे मांग रहे हैं, और मांग रहे हैं कि किस्तों में दे दियो, तो किस्तें मांग रहे हैं अभी ये, तो मैं वो कहाँ से दूंगा? कितना टाइम हो गया उन्हें कार्ड लगाए हुए? 1 ही महीना हुआ है। 1 महीना हुआ है। 1 महीना, और उस 1 महीने में 10,000 से ऊपर की कॉफी उस ऑफिस में जा चुकी है, जो इनकी, और वहां से 1 रुपया भी नहीं आया। तो उसके बाद वो परेशान हो गया। फिर वो उसने कॉन्टेक्ट्स निकाले, सारी चीज करी। फिर जिस दिन मैंने ताला लगाया इस ऑफिस पे, राहुल गांधी आया और हमारी सेक्रेटरी को रोका उसके ऑफिस में जाने से। उसके हाँ, बाद उस वाले टॉपिक पे भी करेंगे बात हम। हाँ, तो मैंने वो रोक दिया। हुँ, तो उस दिन उसको दिखा लड़के को कि हाँ ये इंसान कुछ कर सकता है, मेरी सहायता, मेरे को बचा लेगा। तो उस दिन वो आया, अभी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे बात करनी है। मैंने कहा, क्या प्रॉब्लम बता? कह रहा ये सारी चीज प्रॉब्लम है। मैंने उससे पूछा कि तू कल का ऐसा तो नहीं होगा पीछे हट जाए? हुँ। अच्छा, उसने सामने से आपको अप्रोच किया? सामने से मेरे को अप्रोच किया। ठीक है, मैं अभी पूरे प्रूफ दिखा दूंगा, मैसेज आए हुए हैं उसके ठीक है। नंबर से मेरे पास। हुँ, तो मैंने उसे कहा कि तू ऐसा तो नहीं होगा पीछे हट जाएगा बाद में? मैंने स्ट्रांगली रहना है फिर अगर ये चीजें होंगी तो। मैंने कहा ये तो लाइफ लॉन्ग चीजें हैं, कल को बिजनेस करेगा, जब भी कोई ऐसा इंसान मिलेगा तो किस किस को पैसे देगा और कब तक देगा? तेरे को अपनी आवाज खुद भी उठानी पड़ेगी, मैं तेरे साथ हूँ। थोड़ा सा वो डरा, फिर हिम्मत दी, तो उसमें हिम्मत आई, उसने सारी वीडियोस वगैरह में सच्चाई बोली। फिर उसके बाद क्या होता है, मैं 12 बजे उस 11 बजे मैंने उसको कंप्लेंट दिलवा के उसकी मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन में उसको ड्रॉप करा उसकी कार्ट पे। 12 बजे के करीब, 11 बजे हम वहाँ थे। उसके 1 घंटे बाद मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। मैंने कहा मैं कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं मेरे को फ़ोन कर दियो, मैं आ जाऊँगा। अभी मैं जा रहा हूँ। और मैं सुबह 9 बजे से उसके साथ था जिस दिन वीडियो बनी उसके अगले दिन। मैंने कहा अगर कुछ होगा तो मैं सँभाल लूँगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो इतने में ही क्या होता है, मैं निकलता हूँ, मेरे को किसी के पास जाना था, तो मैं सीपी तक जाता हूँ। इतने में ही पीछे से वो आ जाता है 50-60 जनों के साथ, जिसमें वीडियोज़ भी हैं उसकी 50-60 जनों के साथ। उसको आके डरा देते हैं। तो उसका फ़ोन आता है, भैया ये आ गया और इतने सारे लोग हैं। हुँ। तो मैं जब भी एडिशनल एसएचओ हैं, उनको फ़ोन करता हूँ और वो मौके पे पहुँचते हैं वहाँ पे, और मयंक के साथ भी खड़े रहते हैं, वो वीडियोज़ में भी दिख रहे हैं, खड़े हैं उसके साथ। तो वो सेफ़ली उसको पुलिस स्टेशन ले आते हैं। अच्छा। मैंने कहा सर आप पुलिस स्टेशन ले आओ इसको, मैं पहुँच रहा हूँ, इतनी देर लगेगी, कोई बदतमीज़ी इसके साथ होनी नहीं चाहिए। हुँ, ये आपकी ज़िम्मेवारी है। बखूबी उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी निभाई भी, पर उसको इतना प्रेशराइज़ कर दिया, एक तो सेकंड ईयर का स्टूडेंट है और वैसे ही स्टार्टअप वगैरह कर रहा है, तो कई तरीके से इंसान प्रेशराइज़ हो जाता है। तो उसको इतना प्रेशराइज़ करके वीडियो बना ली। फिर मैं गया मयंक के पास पुलिस स्टेशन में, मैंने कहा हाँ, मयंक डर गया? कह रहा भैया डर नहीं गया, वो जने ज़्यादा थे मैंने बनवा दी इसलिए। मैंने ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है। फिर हम सबने बैठ के, और यहाँ तक कि जो दिल्ली पुलिस है उसने भी हिम्मत दी हुँ, हुँ। वहाँ पे। उसके बाद मयंक को बोला कि हम तेरे साथ हैं, तू अपनी आवाज़ को ऐसे बुलंद रख, कोई परेशानी नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता इस कैंपस में तेरा। हम भी हैं और पुलिस अधिकारी भी हैं, सब तेरे साथ हैं। फिर मयंक ने कहा कि ठीक है भैया, अब जो होगा देखा जाएगा। ये तो ऐसे तो मैं नहीं सर्वाइव कर पाऊँगा क्योंकि ये रोज़ लेते रहेंगे, मैं प्रॉफ़िट तो ले ही नहीं पाऊँगा इस कार्ड से कोई। तो वो बातें सारी मयंक ने अपनी वीडियो में कह दी। उसके बाद क्या होता है, मयंक पे फ़ोन आने शुरू कि देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। मैंने घर पे मयंक के फ़ादर से भी मेरी बात हुई। मयंक के फ़ादर भी थोड़े वरीड थे उसको लेके। तो मैंने बोला कि अंकल कोई बात नहीं है, हम यहाँ हैं, ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ देंगे अकेला या कोई इसके ऊपर राजनीति की जा रही है। ये खुद आया हमारे पास,
इसने अपनी परेशानी बताई और मैंने इसकी परेशानी को उठाया। और आप टेंशन मत लो, इसके साथ हर हर समय खड़ा हूँ, आज ही नहीं, लाइफ लॉन्ग खड़ा हूँ। आगे भी कोई प्रॉब्लम होगी, जब भी खड़ा हूँ। फिर उसके पेरेंट्स भी थोड़े से ठीक हुए कि हाँ ठीक है, बात-वात करने के बाद थोड़ी शांति मिलती है इंसान कहाँ को। का है मयंक? मयंक दिल्ली में ही रहता है, मालवीय नगर। अच्छा, लोकल है। हाँ, ठीक है। दिल्ली का लोकल है, मालवीय नगर रहता है। तो उसके बाद उसके फादर से जब मेरी बात हो गई, सारी चीज़ें हो गई, तो संडे था, संडे को मेरी बात हुई। सैटरडे की ये सारी बात जब उसको डराया-वराया गया, उसके बाद उसने अपनी सारी बातें कह दी ऑनलाइन। उसके बाद से रौनक को परेशानी होने लग गई कि ये सब कुछ खुल गया। उसके सडनली मेरे पास इतने मैसेज आ गए, इतने लोगों के मैसेज आ गए, इतने स्टूडेंट के पैसे वो मतलब कितनी गलत हो रखा है डीयू के अंदर, जो अभी तक हमें पता नहीं था। चुपचाप हो रहा था। 3-4 तो लोकल जो हमारी छात्र मार्ग है, जो आर्ट्स फैकल्टी वाली रोड है, उसे छात्रा मार्ग कहते हैं। तो उस रोड के पे जितने भी वेंडर्स थे, एक दिन उन सब वेंडर्स को, शॉपकीपर्स को बुला लिया कि आप सब मंथली मेरे को 2,000 रुपए दोगे। 20 जनों को बुला लिया किसने बुलाया? रौनक ने। और बकायदा वो वीडियो और प्रूफ्स हैं। जो एक छोले कुलचे वाला है, उसका नाम ये डब्बू है। ये तो आप मतलब एक बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हो। आप पे हैं प्रूफ्स? ऑन सब कुछ मेरे इंस्टाग्राम पे है, आप हम्म। अभी ओपन करके देख लो। मैं किसी एक को कह दूंगा कि फेक वीडियो बना दे, किसी दो को कह दूंगा, तीन को थोड़ी कह दूंगा मैं। मेरे पे मैसेजेस हैं, आज भी स्टूडेंट्स के मैसेज आए हुए हैं, भैया हेल्प चाहिए। कोई भी अगर मेरे पे हेल्प का मैसेज आ रहा है ना, तो उसका कारणवश एक आदमी है बस। हेल्प आते मैं समझ जाता हूँ इसके साथ भी कुछ हो रखा है। एक स्टूडेंट है, उसने इसके इलेक्शन में काम किया। उसके इलेक्शन में जब काम किया, कैमरा-वैमरा लेके घूमा तो उसको पैसे नहीं दिए। उसने बीच में डाल दी थी स्कैमर के नाम से इसकी रील। वो बहुत थोड़े पुरानी बात हो गई। स्कैमर के नाम से इसकी रील डाल दी थी। उसके मैसेजेस पड़े हैं, 15,000 रुपए उसके थे। और एक लड़का है नेगी नेगी करके, उसके भी पैसे हैं। उसके भी मैसेज मेरे पे पड़े हैं, नंबर भी है उसका मेरे पे। आपने कभी ट्राई किया है खुद अपने एंड पे, आपने कभी फ़ोन करके बात करने की, या किससे? आप लोगों ने कभी ऐसे मीटिंग करी हो कि यार इतना तकलीफ है, उनसे खुद जाके रौनक जाके? मेरा काम, मैं रौनक के पास क्यों जाऊँगा? मेरा काम स्टूडेंट वेलफेयर का है, मैं वो करूँगा। चाहे वो स्टाफ से लड़ना हो, चाहे वो किसी स्टूडेंट लीडर से लड़ना हो। जो गलत करे या गलत के खिलाफ हम आवाज़ उठाएँगे। कोई बिज़नेस थोड़ी है बैठ के हम डील करेंगे। जो गलत हो रहा है, गलत होता दिखेगा, उस स्टूडेंट को न्याय दिलवाएँगे, जिसके साथ अन्याय होगा। तो मैंने तो कभी कोई कोशिश करी नहीं। सामने से? सामने से कोशिश होती है तो मैं इग्नोर कर देता हूँ। कि आप मेरे बारे में क्यों बना रहे हो वीडियो ऐसे करके कुछ? इतना मेरे को नहीं बोल सकता। अच्छा, उन्होंने तो ये तक कहा है कि आपको एंट्री नहीं है स्टूडेंट कैंपस मैंने मतलब उसपे अंदर? बताया तो, जो जो इंसान 6 महीने में आगे चुनाव लड़ेगा, उसपे इतना ही ज्ञान होगा कि डीयू के अंदर सीयूईटी होता है, नहीं होता, या मार्कशीट से आज भी एडमिशन हो रहे हैं, या फिर कौन स्टूडेंट है, कौन स्टूडेंट नहीं है। अगर मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, तो मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का इलेक्शन कैसे लड़ता? दूसरों कैसे लड़ता मैं? और मैं उस कैंपस में घूम रहा हूँ, मैं वीसी सर से मिल रहा हूँ, मैं प्रोक्टर मैम से मिल रहा हूँ, मैं सबसे मिल रहा हूँ। वो क्यों मेरे से मिल रहे हैं? मैं जब स्टूडेंट नहीं हूँ तो? जो स्टूडेंट नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जो हिस्सा ही नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की आवाज़ कैसे बन सकता है? अभी कौन से ईयर में हैं आप? मैं अभी सेकंड ईयर में हूँ, एमए की। एमए के सेकंड ईयर में? और ये सब पता होते हुए भी अभी फिर, मैंने एग्ज़ाम दिए हैं थोड़े दिन पहले। तो ये एलिगेशन क्या कहाँ से लगा दिया आप? वो मानसिक संतुलन खो चुका है। वो अभी तक क्या था कि उसको कोई ऐसा मिला नहीं था, वो अपनी धुन में था, जो भी कर रहा था, कर रहा था। अब जब उसकी चीज़ें सामने आई, उसके स्कैम सामने आए, तब वो परेशान हो गया। तो उसके बाद तो ऐसी ही बात करता है इंसान जब मानसिक संतुलन संतुलन खो देता है। ये स्टूडेंट नहीं है, इस गेट से अंदर नहीं आ सकता, उस गेट से अंदर नहीं आ सकता। ये क्या बातें हैं? अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक उसको कहते हो कि मैं यहाँ का नेता हूँ, मैं इसको लीड कर रहा हूँ, तो आपको बेसिक तो नॉलेज होनी चाहिए। कुछ भी बोल रहे हो आप, कहीं भी कुछ भी बोल रहे हो। तो ऐसे इंसान जब भी बोलता है जब मानसिक संतुलन खो देता है। क्या आपकी वो रही जो आप भाई गए हो, धाकड़ तने से घुसे हो एनएसयूआई मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए, डूसू, वो जो क्या है, कार्यालय है, उसके अंदर घुसे हो और गोबर आपने लेप दिया?
मतलब गोबर लेके आपने मतलब ये स्टेप लेने पे आपको कैसे मजबूर हुए आप? देखिए क्या है, ड्यू के अंदर ये ना एक ड्यू के इतिहास में काला पन्ना है, ये पूरा साल। देख काला पन्ना क्यों? काला पन्ना यूँ एक फिज़िकल चैलेंज प्रोफ़ेसर से ये कह दिया जाता है कि इस कुर्सी से खड़ा हो और इस कमरे से बाहर निकल, खालसा कॉलेज में। वहाँ से इसे भगाया जाता है। इसकी वीडियो है, मैं आपको दे भी दूँगा, ठीक है? उसके बाद एक प्रिंसिपल के ऑफ़िस में जाके ऐसा क्यों कहा कि फिजिकली एबल्ड से? उसने बोला कि क्यों बदतमीज़ी कर रहे हो यहाँ पे, हुँ, प्रिंसिपल रूम में जाके। हुँ। मतलब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ट्रेंड लेके आना चाहता है कि हर स्टूडेंट लीडर बदतमीज़ी करे और कुछ ना करे। और जो नए स्टूडेंट लीडर बनने के प्रयास कर रहे हैं, वो यही काम कर रहे हैं। वो भी जाके बदतमीज़ियाँ कर रहे हैं कहीं-कहीं। जिस हिसाब से उनकी वीडियोज़ और सारा सपोर्ट सिस्टम उनका देखा जा रहा है, ऑनलाइन भी या हमने भी अपनी टीम ने जो रिसर्च करी थी, उसमें यही देखा गया है कि एक स्टूडेंट लीडर काफ़ी टाइम बाद इस तरीके से उठा है और और सोशल मीडिया का यूज़ इतने अच्छे तरीके से कर रहे हैं और जितनी भी उन्होंने चीज़ दिखाई कि स्टूडेंट्स के लिए खड़े हैं। फिर वो वाली उन्होंने जब गोबर लेके गए वो वीसी ऑफ़िस में वीसी प्लस ऑफ़िस नहीं, कहाँ पे गए थे? लक्ष्मीबाई कॉलेज प्रिंसिपल ऑफ़िस। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ़िस में सॉरी। और फिर वो जो अभी हाल-फिलहाल में काँच तोड़ा गया है और ये मटका लगाने वाली जितनी भी एक्टिविटीज़ थी, तो जितना लोगों को या जनता देख पा रही है, उसमें यही दिख रहा है कि सपोर्ट सिस्टम है उनके साथ और वो काम कराया जा रहा है। अब इसमें आप बताओ कि ग्राउंड रियलिटी में बीइंग एन अपोज़िशन क्योंकि हमें ना ऐसा होता है कि एक पिक्चर दिखती रहती है। इस पे सच्चाई कितनी है कि काम सही मायनों में हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्योंकि आप भी ग्राउंड पे हो। देखिए मैं आपको बताता हूँ। एक काँच तोड़ा जाता है, एक प्रिंसिपल ऑफ़िस के रूम में प्रिंसिपल मैम के रूम में गोबर लगाया जाता है। अगर यही क्या होता है कि एक आप स्टूडेंट लीडर हो तो आप एक स्टूडेंट्स के एक बहुत बड़े जत्थे को लीड कर रहे हो और आप किस तरीके से कर रहे हो वो तय करता है कि आप आने वाले समय में क्या करोगे या वो जो स्टूडेंट्स हैं आने वाले समय में क्या सीखेंगे। आप प्रिंसिपल मैम से जाके बात कर सकते थे, ठीक है? जब वो मौजूद नहीं है गर्ल्स कॉलेज में, आप 5-6 लड़कों को लेके घुस जाते हो। आपको किसने अथॉरिटी दी गर्ल्स कॉलेज में 5-6 लड़के लेके घुसना? चलो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो ड्यू को, आप चले जाओ, वो गलत नहीं मानता मैं। पर 5-6 लड़के लेके घुस जाओ आप, गर्ल्स कॉलेज में। अगर किसी छात्रा के साथ कोई बदतमीज़ी हो जाती तो कौन ज़िम्मेवार था उसका? आप वाइस प्रिंसिपल मैम से बदतमीज़ी कर रहे हो, ऑफ़िस में गोबर लगा रहे हो। आप अपनी गलत चीज़ को गलत कहो, पर आप गलत के साथी थोड़ी बन जाओगे। आप जाके अपनी परेशानी अपने खेत को जता सकते थे। ये स्टेप लेना बहुत गलत था। दूसरा, अगर एक एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट के अंदर एक ग्लास लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है, वो इसलिए नहीं लगा हुआ ताकि स्टूडेंट झुक के बात करे। वो इसलिए लगा हुआ है कि जो अंदर मशीन्स हैं, जिन पे काम हो रहा है, एसी चल रहा है, उसकी कूलिंग को रोक सके। दिल्ली विश्वविद्यालय स्टूडेंट्स को झुकाने के लिए बैठा है क्या वहाँ? पढ़ाने के लिए बैठा है। आप गुरु को हम एक उच्च दर्जा देते हैं अपने जीवन में, पैर छूते हैं। उनको उल्टा-सीधा बोलना, तुझे देख लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। ठीक है, मतभेद हो जाते हैं, हमारे भी हो जाते हैं, हम उसे गलत नहीं मानते, पर मर्यादा में होती है सारी चीज़ें। यहाँ कोई मर्यादा ही नहीं, सब मर्यादा के बंधन तोड़ दिए। तो एक स्टूडेंट की बात और किस तरीके से सुनी जाएगी अगर स्टूडेंट इतने धाकड़ तरीके से उनका कोई प्रतिनिधि है, वो इतने धाकड़ तरीके से नहीं सामने आएगा या बोलेगा, तो फिर स्टूडेंट क्या प्रोटेस्ट कर लेगा ज़्यादा से ज़्यादा हुँ। और 3-4 दिन में आवाज़ दबा दी जाएगी, कोई सुनने वाला है नहीं। फिर क्या है? फिर ये एक एक तो इसलिए स्टूडेंट्स इतना कनेक्ट हो रहे हैं क्योंकि भई उन्हें दिख रहा है कि हाँ, सामने एक लड़का है जो हमारे लिए जाके घुस जाएगा अंदर और वो लड़ लेगा। अब आप मेरे को एक चीज़ बताओ ना, वो शीशा तोड़ा तो ये कहा गया कि किसी भी स्टूडेंट को झुकने नहीं दूँगा। अरे! स्टूडेंट को झुका कौन रहा है? काम तो उन स्टूडेंट्स के बाद में भी नहीं हुए, शीशा तोड़ा है, उसके बाद कौन से काम हो गए? कौन से काम हो गए? किसी किसी ने जाके वहाँ पूछा स्टूडेंट से तुम्हारे काम हुए, नहीं हुए? ये शीशा तोड़ के चला गया, नहीं पूछा। केवल और केवल एक झूठा नैरेटिव क्रिएट किया जाता है, उस पे रील बनाई जाती है, सस्ती लोकप्रियता पाई जाती है और कमेंट सेक्शन में आप देखोगे जाके तो सारी फेक आईडी पाएँगी। जितना ड्यू लूटा जा रहा है ना, ये सारा पीआर पे लगता है। पर्सनल पीआर टीम उसका फैमिली बिज़नेस ही पीआर का है, उसका फैमिली बिज़नेस ही पीआर का है।
उसके पास 10,000 तो फेक अकाउंट है। आप जितना भी आप मेरा कमेंट सेक्शन चेक करो, फेक अकाउंट से इतने कमेंट हैं, इतने भद्दे-भद्दे कमेंट हैं जिसकी कोई हद नहीं। आप वहीं किसी न्यूज़ चैनल का अकाउंट चेक कर लो, उसमें नहीं है इतने भद्दे कमेंट। तो टारगेट किया जाता है, काम ही पीआर का, एक झूठी वॉल खड़ी करी जा रही है नैरेटिव की, और उसको रोकने का ही काम मैं कर रहा हूँ, कि वो ना खड़ी हो। क्यों तो वसूली कर रहे हो कैंपस में, ठीक है? क्यों आप बदतमीज़ी कर रहे हो? आज से पहले बिना बदतमीज़ी स्टूडेंट पास आउट होके नहीं गए क्या ड्यू से? या वो पढ़े नहीं आज से पहले? या उनके काम नहीं हुए? 7 साल एबीवीपी भी थी। एबीवीपी के किसी प्रेज़िडेंट ने तो ऐसा काम नहीं करा। किसने करा? और जब आज 580 स्टूडेंट डिटेन हो गए, जब कहाँ था ये? मैं पूरी रात लॉ फैकल्टी बैठा था। उन स्टूडेंट के साथ प्रोटेस्ट कर रहा था। आप देख सकते हैं। जब ये कहाँ था? अपना एग्ज़ाम तो दे दिया। अटेंडेंस 38% है ऑन पेपर, और पेपर पूरे ड्यू के बच्चों के पास हैं सारे। कैसे डीन ने उसको डिटेन नहीं किया? तो प्रशासन और ये मिली-भगत है सारी। प्रशासन की बात आई है तो अभी हाल-फिलहाल में अपोज़िशन लीडर राहुल गांधी जी ने विज़िट किया था डीयू हुँ, कैंपस। एक उसके बाद एक आप लोगों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा विवाद होने लगा। हुँ। क्या किन-किन मुद्दों पे विवाद हुआ? हमारा मात्र एक मुद्दा था, नारी सताऊ यूनियन ऑफ इंडिया से, कि उन्होंने हमारी सेक्रेटरी को उसके ऑफ़िस में क्यों नहीं जाने दिया? जो जाना उसका अधिकार है। जो छात्रा है उसके रूम में बैठी थी उससे मिलने के लिए, उनको अंदर ही लॉक कर दिया। तो कौन-सा लीडर है ये? ऐसा कौन-सा तानाशाह है? अगर इन फ्यूचर कभी ऐसा कुछ होता है कि कांग्रेस, मेरे को तो लगता नहीं वापसी करेगी, करे भी, तो इस देश का क्या हाल होगा? छात्राओं को लॉक कर दिया जाता है कमरे में। एक ऐसी छात्रा जो चुनी हुई है, उसको उसके ऑफ़िस में नहीं जाने दिया जाता। ये कहाँ का लोकतंत्र है? वैसे ये डेमोक्रेसी के झंडे उठा के घूमते हैं। नहीं, जिस टाइम पे कोई संविधान को हाथ में लेके पार्लियामेंट में जाते हुँ, हैं, हुँ। रैलीज़ में जाते हैं, संविधान खतरे में, ये कहते हैं। तो ये तो खुद ही ऐसे काम कर रहे हैं। ये संवैधानिक काम है क्या किसी छात्रा को उसके कार्यालय में ना जाने देना? चुनी हुई छात्रा को, उसको गेट पे रोक देना, सिक्योरिटी के उससे। कौन-सी सिक्योरिटी है? कौन-सी वो राहुल या गां राहुल गांधी की सिक्योरिटी है। हुँ, उनको दी गई है जेड प्लस सिक्योरिटी, जिस वजह से जब ऐसे भी कोई लीडर आते हैं तो उस पूरे एरिया को सैनिटाइज कर दिया जाता है ठीक है, और वो उनके अंडर प्रॉपर उनके अंडर में कंट्रोल होता है। तो ठीक। मैं ये तो आई डोंट थिंक कि रौनक खत्री ने ये रोका होगा। हुँ, आई पर्सनली बिलीव कि भाई जब सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं तो प्रोटोकॉल्स में रोक दिया जाता है। मैं क्लियर करता हुँ। हूँ। ये कोई ऑफ़िशियल दौरा था? ड्यू प्रशासन को बताया गया था क्या राहुल गांधी आ रहे हैं? नहीं बताया गया। ऑफ़िशियल दौरे में प्रोटोकॉल होते हैं। आपको मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी को नोटिस जाएगा, राहुल गांधी जी आ रहे हैं, उसके बाद वो सारी व्यवस्थाएँ होंगी। अगर आपको अपनी सिक्योरिटी की इतनी चिंता है, तो आपने ड्यू प्रशासन को क्यों नहीं बताया आप आ रहे हो? और ये दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र रहते हैं यहाँ पे, आतंकवादी नहीं रहते, जो आप अपनी एसपीजी और हथियारों के साथ यहाँ पे इसको लॉक कर दो पूरे इलाके को। मोदी जी भी आते हैं, अमित शाह जी भी आते हैं, सिक्योरिटी उनकी भी आती है, प्रोटोकॉल उनका भी है, और इससे तो शायद बहुत ज़्यादा ही है। पर किसी छात्र को कोई परेशानी नहीं हुई आज तक। क्यों नहीं हुई? परेशानी नहीं हुई या आवाज़ नहीं उठाई गई? क्यों? आपको क्या लगता है ये आवाज़ नहीं उठाएँगे, अगर परेशानी होगी तो? जब हम उठा सकते हैं, तो ये भी तो उठा सकते हैं। नहीं, ऐसा माना जा सकता है कि राहुल गांधी के सामने आवाज़ उठाना इज़ अ वे ईज़ियर देन वो आप मोदी जी या देखिए, किसी और के सामने आपको आवाज़ मैं एक उठाएँ। चीज़ बता दूँ, ये हुँ, दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रांगण है। यहाँ पे छात्रों ने ज़्यादा स जब भी ऐसी कोई बात हुई है, तो सबसे पहले यहीं पे आवाज़ उठी है, और मेरे अकॉर्डिंग ऐसी कोई ताकत नहीं है जो छात्रों को दबा सके। भारत के अंदर जब-जब कोई क्रांति आई है, तो छात्रों द्वारा ही आई है। तो छात्र कभी भी किसी के भी दबाव में नहीं आते, चाहे वो कोई भी विंग हो, चाहे वो कोई हो। समर्थन में आना अलग बात है, दबाव में नहीं आएँगे। तो मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर दूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय की खासियत ये है कि यहाँ का हर एक छात्र अपनी आवाज़ को उठाना जानता है, और मजबूती से उठाता भी, अपनी बात को भी रखता है, और कोई उसको नहीं रोक सकता। तो हमारी जो बहन थी मित्रविंदा, उसको रोका गया। उसके खिलाफ हम इतना चाहते हैं, या तो राहुल गांधी माफ़ी माँगे कि मेरी कमांडोज़ से गलती हुई, रोका गया।
इतना ही कंसर्न था तो अकेली को जाने देते चेक करके, उसका तो ऑफिस है, उसको क्यों रोका? और जो छात्राएं अंदर थी उनको रोक दिया गया। अच्छा, जो अंदर थीं, जो अभी आपने हमने सुबह ही वीडियो लाइव हुई है राहुल गांधी जी के चैनल पे, और उसमें सिलेक्टेड स्टूडेंट्स बैठे हैं, ठीक है? तो उनका सिलेक्शन किस तरीके से हुआ कि वो अंदर वहाँ पे बैठ सकते हैं? देखिए, मेरे को नहीं पता किस तरीके से हुआ, किस तरीके से नहीं हुआ, ना मैं उस सिलेक्शन में था। वो किसी भी तरीके से रहा होगा, जिस भी तरीके से उनको ठीक लगा होगा उन्होंने किया होगा। वो उनका पर्सनल कंसर्न है, जैसे भी जो करा होगा। पर जो बातें उन्होंने उन छात्रों के साथ करी, मेरे को एक चीज़ नहीं समझ में आती। कांग्रेस ने आज तक गांधी परिवार के लिए प्रधानमंत्री सीट क्यों रखी हुई है? हमारी जो राइट विंग है, उसमें तो एससी भी है, मोदी जी खुद ओबीसी हैं। हमने तो कभी इन चीज़ों की बात नहीं करी और 2014 से पहले प्रिंसिपल और एचओडीज़ के बारे में ज्ञान लेने क्यों नहीं आए राहुल गांधी दिल्ली विश्वविद्यालय? तो मैं आपको इन दी एंड आपको एक ही वर्ड पाएगा इन सारी चीज़ों के पीछे, एक झूठा नैरेटिव, और कुछ भी नहीं मिलेगा। और आप कितना ही किसी चीज़ को खोद लो, खंगाल लो, आपको अंत में एक झूठा नैरेटिव शब्द के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सब चीज़ें करी जा रही हैं झूठे नैरेटिव के लिए। क्यों नहीं उन मटकों में अगले दिन पानी था, राहुल गांधी के हाँ, जाने के ये बाद? वाला भी एक मुद्दा था कि पानी आप लोगों की तरफ से जब ग्राउंड रिपोर्ट करी गई है, हुँ। तो मटके खाली पाए हैं। क्यों नहीं था उनमें पानी? क्यों नहीं? साउथ कैंपस में कहाँ मटके हैं पूरे साउथ कैंपस में? एक भी जगह नहीं है। अच्छा, कालका जी 4 कैंपस में लोकेशंस बताई हैं उन्होंने कि कहीं भी 4 नहीं है। लोकेशंस में मटके रखे गए हैं और उसमें ये मटका कभी खाली नहीं रहेगा, ये हाँ, वो बोला गया है। तो मेरे को एक चीज़ इंश्योर कौन करेगा कि उस मटके में कल को डेंगू के मच्छर पैदा नहीं होंगे? कौन साफ-सफाई करेगा उसकी रोज़? किसी स्टूडेंट ने उसमें से पानी पी लिया, कोई बैक्टीरिया अंदर चला गया तो उसका कौन ज़िम्मेवार होगा? ये तो कल जाके फिर कहीं का शीशा तोड़ देगा, दिल्ली विश्वविद्यालय की गलती है ये भी। सब झूठे नैरेटिव क्रिएट किए जा रहे हैं। आज भी वो मटके खाली पड़े हैं। कहो तो मैं अभी किसी स्टूडेंट को बोलता हूँ वीडियो कॉल करके लाइव दिखा देगा। सब झूठे नैरेटिव हैं और कुछ भी नहीं है, और झूठे नैरेटिवों के खिलाफ ही हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई और कुछ नहीं है। ना तो हम स्टूडेंट को डिस्टर्ब करना चाहते, ना हम कोई बदतमीज़ी करना चाहते। इसीलिए मैंने स्पेशली डाला था गांधीवादी नहीं सावरकरवादी हैं। तो हमारी लड़ाई जब तक चलती रहेगी, जब तक ये झूठे नैरेटिव खत्म नहीं होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय को एक फ़िल्म की शूटिंग का सेट बना लिया गया है। बस वहाँ चारों तरफ कैमरे होते हैं और पत्ता भी हिलता है, उसको शाम को सोशल मीडिया पर डाल दिया जाता है। फिर एक पीआर टीम आती है, उसका एक नैरेटिव खड़ा करती है और फिर वो सस्ती लोकप्रियता मिल जाती है। ये चल रहा है आज के समय में। कितने छात्रों के आज तक काम हुए वहाँ पे, दिल्ली विश्वविद्यालय में? आप बताइए, जितना दावा किया है उतने हुए? कितने एसी चल रहे हैं? कितने वाटर कूलर लग गए? हुँ। एसी के लोकल वेंडर्स को बुलाया जाता है। उनसे कहा जाता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में सारे एसी तुमसे लगवाऊँगा, 1 करोड़ रुपए दे दो। वाटर कूलर का टेंडर तुम्हें दिलवाऊँगा, 1 करोड़ रुपए दे दो। ये चल रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय में तो। और बताओ कितनी हकीकत बताऊँ आपको मैं? फिर वो जो मुगल की संतानें हैं, वो कमेंट में आ जाती हैं। वो कहती है कि प्रूफ़ कहाँ है? जिन चीज़ों के प्रूफ़ दे दिए, उनसे काम चला लो, इन चीज़ों के प्रूफ़ भी दे दूँगा। प्रूफ़ तो सारी चीज़ें के हैं, दे भी दूँगा। पर हमारा काम ये नहीं है कि हम यही काम करते रहें, कि किसी का अपोज़ करते रहें। हमारा काम है झूठे नैरेटिव ना चले और स्टूडेंट्स की सहायता हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो हो सके। हमारे विचार भी यही हैं, हमारी इच्छा भी यही है। इतनी सी बात हम पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय को कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि हम दिल्ली विश्वविद्यालय को झूठे नैरेटिव की फैक्ट्री नहीं बनने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी को मेरे पे केस करना हो, केस करे, मैं अपनी आवाज़ को नहीं दबने दूँगा। कोई मेरे अगेंस्ट कोर्ट में जाना चाहे, कोर्ट में जाए। स्वागत है सबका। काफ़ी बोल्ड स्टेटमेंट है। मतलब एक आखिरी क्वेश्चन आपसे ये पूछूँगा कि रौनक खत्री एज़ अ लीडर जो दिख रहे हैं, कैसे हैं? पहली बात तो मैं आपकी को ये बताना चाहूँगा लीडर कौन होता है? मैंने वही कहा है, रौनक खत्री एज़ अ लीडर नहीं, जैसे लीडर दिख रहे हैं। शब्द की अहमियत क्या है? लीडर शब्द के मायने ये होते हैं, जो लोगों को लीड करता हो, लोगों के लिए खड़ा होता हो। वो ना तो उन 580 बच्चों के लिए खड़ा हुआ, अपना एग्ज़ाम दिया और चला गया। ना उन बच्चों के उन छात्रों के लिए जवाब दिया, उनके सवालों का कि तेरी अटेंडेंस पूरी कैसे हुई? अपना एग्ज़ाम दिया और चला गया।
और यहाँ तक कि छात्रों ने पकड़ा भी, फिर भी नहीं रुका, भाग गया, लॉ फैकल्टी से ही भाग गया, ठीक है? और दूसरी चीज़, पहली चीज़ तो मैंने आपकी कोट कर दी है कि छात्रों का कोई काम नहीं हो रहा। वो अब भी ऐसे ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस समय भी, लॉ फैकल्टी में बैठ के, जैसे वो कल रात कर रहे थे। फ़र्क इतना है, इस समय मैं आपके साथ हूँ, कल रात मैं उनके साथ था। मैं सुबह तक उनके साथ था। उसके बाद सेकंड थी आपकी कि एज़ अ लीडर कैसा देखते हो? मैं किसी इंसान को लीडर ही नहीं देखता, तो मैं उसका क्या कर सकता हूँ, आप ये बताओ? मैं आगे देखूँगा ही क्यों? वो लीडर नहीं, उसको तो बस टिकटॉक बनानी है, वो टिकटॉक बना रहा है। लीडर शब्द के मायने बहुत भारी हैं, बहुत ज़िम्मेदारी वाले हैं। लीडर अपनी चीज़ों को सैक्रिफ़ाइस करके लोगों के लिए काम करता है, मेरा मानना जो है। यहाँ लोगों को सैक्रिफ़ाइस करवाया जा रहा है अपनी चीज़ों के लिए। किसी से वसूली कर ली, छात्रों के साथ नहीं खड़ा होना, बस अपनी फ़िल्म बना ली। इतना काम चल रहा है और दूसरा कोई काम नहीं। कोई मैसेज आप स्टूडेंट्स को देना चाहें? मैंने तो पहले भी दिया था, अंततः ये मैसेज दूँगा मैं तो दोबारा, कि दिल्ली विश्वविद्यालय को झूठे नैरेटिव की फैक्ट्री नहीं बनने देंगे। ना ही किसी छात्र के साथ अगर अन्याय होगा, ना उस छात्र को दबने देंगे, ना पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी छात्र को दबने देंगे। स्टूडेंट्स के लिए काम किया है, आगे भी काम करेंगे, और जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, उनसे आप, दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत से छात्र हैं जो मेरे से पर्सनली कनेक्ट हैं। 1,40,000 से ऊपर छात्र हैं, सब तो कनेक्ट नहीं हो सकते, पर एक बहुत बड़े लार्ज स्केल पे स्टूडेंट मेरे से कनेक्ट है। उन सभी को मेरा स्वभाव पता है। मैं सही को सही बोलता हूँ, गलत को गलत बोलता हूँ, चाहे फिर वो कोई भी हो। थैंक यू ऋषभ यार। इट वाज़ वंडरफुल टॉकिंग टू यू। अपना ये समय देने के लिए और डीयू की सच्चाई हमारे सामने रखने के लिए बहुत-बहुत थैंक यू आपका।